चिल्ड्रन, हमने लास्ट टर्न में डी अर्बनाइजेशन पढ़ा था। डी अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा जिससे लैंड पे प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ये कैसे हुआ? बहुत सारे लोग दूसरी दूसरी एरियाज़ में गए, कुछ एरियाज़ डेजर्टेड हो गए, उन पे कुछ काम नहीं होता था। इस वजह से जो वीवर्स, स्पिनर्स जो सालों से अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, उनके पास कोई और काम भी नहीं था, उनको कुछ और आता ही नहीं था। ठीक है, आप सालों से कोई एक ही काम करते आ रहे हो तो आपको दूसरा काम कैसे आएगा? ठीक है, तो एक बार वो जॉबलेस हो गए तो वो एग्रीकल्चर लेबरर्स बन गए और मशीन बेस्ड काम भी नहीं था जो वो फैक्ट्रीज़ में काम ले लें। इस वजह से बहुत सारा अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया एंड लैंड पे भी प्रेशर बढ़ गया। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की। जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एक भी स्टेप नहीं लिया मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का, बट धीरे धीरे 1850 के अराउंड हमारी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होने लगी। सबसे पहले है कॉटन इंडस्ट्री। तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी बॉम्बे में 1854 में बाय कावसजी नानाभाई। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। अब बॉम्बे आइडियल क्यों था? यहाँ पे रॉ कॉटन थी जो वहाँ के ब्लैक सॉइल में ग्रो होती थी। बाय 1900 अराउंड 100 मिल्स बॉम्बे में थी। इसके बाद बहुत सारी मिल्स और भी बनी अहमदाबाद एंड कानपुर में, आपकी सिटी में। मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओन्ड बाय इंडियंस। इससे क्या हुआ कि जो भी बहुत सारे वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, जिनके जो जॉबलेस हो गए थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने पे उनको भी काम मिल गया। जो नेक्स्ट बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ठीक है, तो अर्ली 20th सेंचुरी के साथ आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ये सेटअप हुई साक्षी, जमशेदपुर जिसे आप कहते हैं, बाय जमशेदजी टाटा। इन 1912 ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गई। तो मतलब अगर आप देखोगे फर्स्ट कंपनी या जो टिस्को कब ऑपरेशनल हुई तो इट वाज इन 1912। धीरे धीरे बहुत सारी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेटअप हुई बेंगलोर एंड मैसूर में। इस डेवलपमेंट से काफ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। इसके अलावा कौन कौन सी बच्चों इंडस्ट्रीज़ थी? जूट मिल्स थी जो स्पेशली बंगाल में लोकेटेड थी और मोस्टली ब्रिटिशर्स इन्हें ओन करते थे। कोल माइनिंग थी, ये भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई मिड 19th सेंचुरी से। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा की में से कोल आया करता था। इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी वो थी शुगर, सीमेंट, पेपर, मैचेस एंड ग्लास। अब इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं, हमारा लास्ट का टॉपिक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज़ को अपनी मिलिट्री की डिमांड्स चाहिए थी, उनको अपनी मिलिट्री के लिए चीज़ें चाहिए थी, तब इंडिया पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड में उन्होंने अपनी मिलिट्री सप्लाईज मांगी, दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो इंडिया की कई सारी इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ओन करते थे जो अपने प्रॉफिट के लिए और अपने नेटिव लैंड, अपने जो देश था ब्रिटेन, वहाँ के लिए जो चाहते थे वो उगवाते थे और जो भी मतलब चीज़ें बनवाते थे, जो भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते थे वो अपने फ़ायदे के लिए ही करते थे। और उन्होंने कोई एफर्ट नहीं लिया कि हम लोग इंडिया के लिए एक अच्छे से मैनर से इनकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप करें। ठीक है, दाराभाई नौरोजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, that throughout the British rule there was a continuous drain of wealth from India to Great Britain। मतलब जितने भी टाइम इन लोगों ने हम पे राज किया उतने टाइम हमारी सारी वेल्थ को यहाँ इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन को वो ड्रेन करते गए, ले जाते गए।
अगर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ की तो इंडस्ट्रीज़ भी अपने खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ की। अर्ली 20th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके पास वो ये मानते थे कि अगर हम खुद का बना कपड़ा मानेंगे, जैसे आपने देखा है गांधी जी ने बॉयकॉट किया था वहाँ का क्लोथ, तो इसलिए उनको जब ब्रिटिश क्लोथ को उन्होंने बॉयकॉट किया तो क्या अगर आप मशीन का बना कपड़ा हटाते हो तो क्या पहनोगे? हाथ से बना कपड़ा। एंड हाथ से बना कपड़ा अगर आप पहनोगे तो इससे क्या होगा? डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी, बेटर होगी। नेशनलिस्ट मूवमेंट के अलॉन्ग भी ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को आप प्रोटेक्ट करो। बट जो बेसिक मोमेंटम आया वो इंडिपेंडेंस के बाद ही आया। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़राब करने की। तो ये थी आपकी बच्चों चैप्टर नंबर 5, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। थैंक यू चिल्ड्रन।